घटना चक्र इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। आर्थिक विकास भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण व पत्थर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था, अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम एवं मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ है इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उनका सीधा नियंत्रण था। भारत पर 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्पविकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था थी। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता था। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेश वाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। फर्स्ट, शक्ति, कोयला, ईंधन, तेल और सौर ऊर्जा, वायु आदि। सेकेंड, परिवहन में देखते हैं, इसमें रेल, सड़कें, पोत व वायु परिवहन आदि। थर्ड में संदेश वाहन देखते हैं, डाक तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का तार आदि। बैंक, वित्त एवं बीमा। फोर्थ में 5 में विज्ञान एवं तकनीकी। 6 में कुछ सामाजिक मत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं को बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपयुक्त सभी आधारभूत ढांचे की कमी थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता में विश्व में सबसे कम थी। संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया। सभी योजनाओं का प्रमुख है मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ है। बढ़ता सार्वजनिक विकास, बैंक और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ है और विदेशी निर्भरता में कमी आई है।
भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताएं और शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमानदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा आदि। उपयुक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक विकास के समन्वित योजनाबद्ध प्रयास जारी हैं। अब इसके आगे प्रश्न कोश देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीकी विद एवं नौकरशाह। तो नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा तकनीकी विद एवं नौकरशाह, ये नहीं है। पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषकृत क्रियाओं एवं गतिविधियों का श्रम विभाजन। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकी एवं नौकरशाह का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमिक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के खंड 1 पृष्ठ 2021 पर लक्ष्य 2025 बताया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार वर्ष 2024 ही मान्य है। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो 2024 तक। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। आर में कारण देखते हैं। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। ये गलत है, परंतु आर सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपये का रहने का अनुमान है। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया का पुनर्संरचना क्यों करती है? तो सभी हो जाएगा। उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है। इसमें का 1 और 2 प्रति व्यक्ति निमाय पूंजी निर्माण की निम्न दर। अल्प विकसित शब्द सामान्यतया उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, किंतु क्योंकि वहां उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था निम्नलिखित विशेषताएं हैं: निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता आदि। निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है?
1, 2, 3 कृषि का मुख्य व्यवसाय प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील अर्थव्यवस्था का या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के निम्न लक्षण है: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या अधिकता के कारण इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कोई नहीं। आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, इनमें से कोई नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं: प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता का निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजना पर व्यय। राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित देश है, हालांकि भारत अब विकासशील देश का भी दर्जा प्राप्त कर चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है 1, 3, 4 कृषि की प्राधान्यता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। उद्योग की प्राधान्यता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था को विशेषता को बताते हैं। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो ए सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संसाधन, शक्ति संसाधन। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो सामाजिक व्यवहार। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व। आर्थिक तत्व में प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी एवं नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात संगठन। अनार्थिक तत्व में सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों को द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है? सी ऑप्शन। निम्नलिखित में आर्थिक सुधार में द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए भाग नहीं है, तो न्यायिक प्रणाली में सुधार नहीं है।
खेल क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार ये नहीं है। विकास का भारतीय न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहाँ राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों में रक्षा करता है।